हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 का संख्या पद्धति अध्याय नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हमें देखना होगा, आपने कई बार कई संख्याएं देखी होंगी। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या देखा होगा। जैसे देखा होगा आपने 1 2 3 4 जीरो देखा होगा, या ऐसे कोई संख्या देखी होगी जो कि करड़ी में होगी, या फिर करड़ी 3, इसको करड़ी बोला जाता है, ठीक है। और या फिर ऐसा कोई नंबर देखा होगा, या फिर ये पाई है, या फिर आपने ऐसा भी कोई नंबर देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है क्या, आइए समझते हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो दोस्तों देखिए, संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं दो तरीके की। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी है अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं फिलहाल ये क्या है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब कि ऐसा जो कि हम इमेज बनाते हैं, जो कि वास्तविकता से जिसका कोई संबंध नहीं होता है, वास्तविकता से जिसका संबंध नहीं होता है। तो फिलहाल हमको इसको पढ़ना नहीं है। ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये कक्षा आपको 11 में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाएगा, इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ये आपको ये पढ़ना है आपका कक्षा 10 में पहला चैप्टर ही है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं कितने तरीके की होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं वैसे 5 तरीके की होती हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है परिमेय संख्या और पांचवा है अपरिमेय संख्याएं। तो आइए अब ये एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये नंबर है, ये है करड़ी में ये है करड़ी में -1, ठीक है। देखिए, ये है अवास्तविक संख्याएं। कोई भी संख्या, याद रखिएगा, कोई भी संख्या करड़ी में माइनस में नहीं हो सकती हैं। यानी ये करड़ी में है और उसके अंदर माइनस में है, तो ये अवास्तविक संख्याएं होंगी। ये ऐसी संख्याएं फिलहाल गणित में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा कक्षा 11 में। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो चलिए और आगे इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो हमने दोस्तों देखा कि दो तरीके की संख्याएं थी, एक थी वास्तविक, एक थी अवास्तविक। अवास्तविक हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। तो आइए उनको संख्या रेखा पर समझते हैं, तो हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं संख्या रेखा है क्या। एक रेखा है जिस पर कि संख्याएँ होती हैं, वही होती है संख्या रेखा। बीच में होता है 0 और आपके ये राइट साइड में, ठीक है दोस्तों, राइट साइड में दायां बोलते हैं, राइट साइड को दायां, ठीक है, दायां साइड। और ये है आपका बायां, यानी कि राइट, और इस साइड आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड जो भी संख्याएं होंगी वो ये किस में होंगी, धन में होंगी। कैसी संख्या होंगी, धन में होंगी। जैसे कि 1 2 यानी कि 3 और ये 4, और ये कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक चलती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब इधर आते हैं, ये इस साइड जो बायां होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये है आपका ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और इस तरीके से ये भी आपका अनंत में ऋण तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है आपका, देखिए, जो भी संख्या पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, जो भी संख्या धनात्मक होती है, यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ये सारी संख्याएं आपकी कहलाती हैं क्या, ये आपकी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को भी मिला दिया जाए, इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को यानी 0 को भी मिला लिया जाए, तो यही कहलाते हैं आपके पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब इन पूर्ण संख्याओं में
इन संख्याओं को भी मिला लिया जाए, यानी कि ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा, तो यही बनाता है आपका पूर्णांक, ठीक है, यही आपका बनाता है पूर्णांक। तो अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और अगर इन्हीं सभी में ये सारे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये भी, ये सारा मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों दो और बच गए हैं प्राकृतिक, ये आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनको भी जल्दी से देख लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिए, दो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमको कोई चीज़ याद नहीं करना है, समझना है तो, और लिखने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि कोई भी संख्या को अगर बटे के रूप में लिख लिया जाए, बटे के रूप में, अब हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने p दे दिया और q दे दिया। अब ये p q कुछ नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये पूर्णांक हो सकते हैं, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर कि कोई भी संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाए तो वही संख्या क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या वो होती है कि जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये p बटे q कुछ नहीं है, ये नंबर हैं, लेकिन अब नंबर्स बहुत सारे होते हैं तो उनको लिखना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ p q a b c d ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या शर्त है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। और ये p और q हैं क्या? ये सब पूर्णांक हैं, ठीक है। इसको हालांकि याद रखने की नहीं है, पूर्णांक मतलब कि कोई नंबर, ठीक है। p q कोई नंबर है और जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे q जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। अब जल्दी से आकर देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको कि p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोस्तों, हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ चुके हैं, तो अब आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो नंबर के बीच में, ठीक है, 0 हो गया या 1 हो गया या 1 2 हो गया, तो किन्हीं दो संख्याओं या दो पूर्णांकों के बीच में ना, किसी दो मतलब इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब चलिए, हमारा यही अगला टॉपिक है कि इन संख्याओं के बीच में मतलब ये परिमेय संख्याएं निकालना। दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि दो परिमेय संख्याएं या दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो लेकिन जब केवल एक परिमेय संख्या पूछे, होती तो अनंत होती हैं दो संख्याओं के बीच में, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में होती तो अनंत परिमेय संख्याएं, लेकिन जब क्वेश्चन में केवल एक ही परिमेय संख्या पूछे, ठीक है, केवल एक ही परिमेय संख्या पूछे, और मान लो वो दो नंबर क्या हैं, जैसे कि बोले कि x और y के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या बताइए। तो वो परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों? वो होगी
x धन y बटे में 2, ठीक है, ये होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल जल्दी से देख लेता हूँ। जैसे कि मान लो आपको बोला जा रहा है 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, एक परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। तो चलिए हम इसको x ले लेते हैं और ये आपका y हो गया। तो मैंने क्या बताया, एक जब परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी, x धन y बटे 2, यानी कि हमारा x क्या है 3 है और y क्या है 4 है, 2 बटे 2, 4 और 3 मिलाकर 7 हो गया, 7 बटे 2, यानी कि 3 और 4 के बीच में जो एक परिमेय संख्या है वो क्या है 7 बटे में 2। दोस्तों जब एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं पूछेंगी तब हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। जब एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं पूछी हैं, मान लो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, मान लो x है और ये y है, मतलब ये क्या बोला है कि x और y के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, इस तरीके से बोले तो मान लो कि n परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, ठीक है। तो x और y के बीच में n परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि x बड़ा हो, मतलब ये y बड़ा होगा। जैसे मैं मान लो कि एक एग्जांपल ले लूँ, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो आप देख रहे हैं कि y हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, y हमेशा क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा, यानी कि y इक्वल टू y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है, y x से बड़ा है। और ये मान लो यहाँ पूछा जा रहा है 5 या n परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तब देखिए कैसे निकलेगा, तब पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा, देखिए वो परिमेय संख्याएं क्या होंगी, वे परिमेय संख्याएं क्या होंगी। मान लो कि ये n की जगह आप या n ही रखे रहो, n की जगह 5 ले लो, यानी कह रहा है कि x और y के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए, ठीक है। तो अब देखिए वे परिमेय संख्याएं होंगी क्या, 5 बोल रहा है तो उस हिसाब से समझिएगा। तो देखिए वो संख्याएं क्या होंगी, पहला क्या होगा x धन d, अभी ये बता रहा हूँ कि ये d क्या होता है। दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा x धन 2d, तीसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा x धन 3d, और चौथा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा x धन 5d, और पांचवा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा x धन सॉरी यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा x धन 4d, x धन 5d, ठीक है। अब इसी तरीके से और बोलता है तो 6 बोलता है तो यहाँ x धन 6d। अब चलिए इसमें x आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, तो लेकिन d कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं d कैसे निकलता है। तो d निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, d इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल टू y माइनस x n धन 1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस पर अगले वीडियो में मैं इस पर ढेर सारा क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिलहाल ये आप समझ गए होंगे, तो देख लीजिए। तो दोस्तों अब एक टॉपिक और बचा है, उसको भी ख़त्म करते हैं। तो देखिए हमको पता है कि कोई भी संख्या चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक हो, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, या फिर परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 8 में आराम से पढ़ा होगा विस्तार पूर्वक, ठीक है, और इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाया जाता है ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो अभी अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे दिखाते हैं, ठीक है। इन सभी को हम पहले से ही सीख चुके हैं कि संख्या रेखा पर इनको कैसे दिखाया जाता है, इन सबको हम देख चुके हैं कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं मालूम है कि
अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है, ठीक है। इस परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, हमको मालूम नहीं है। तो हमको अगला जो है ये हमको यही पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। एक बार फिर से जल्दी से समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अब देखिए जैसे कि अंडर रूट में, ठीक है, 5 हो गया या अंडर रूट में 13 हो गया, ये सभी संख्याओं को p/q के रूप में कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होते तो ये भी परिमेय संख्याएं बन जाती, लेकिन ये अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं क्योंकि ये करड़ी में है, ठीक है। तो अब चलिए इनको कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है आइए समझते हैं। चलिए इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को हम लेकर के करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पहले लेते हैं कि अंडर रूट 5 यानी कि करड़ी में 5। अच्छा चलिए, अच्छा सा नहीं दिख रहा है क्या, दूसरा ले लेते हैं। करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, को संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है, ये प्रश्न आता है। तो देखिए अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं, संख्या रेखा पर दिखाइए। आपको इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानना होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, तो आइए जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री के ये कोण पे लगता था, यानी समकोण पे लगता है, ठीक है। तो समकोण क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लंब। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसका इस्तेमाल करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मुझे जल्दी करना होगा। तो देखिए अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं वो देखिए। तो देखिए अंडर रूट 5 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या हम इसको अंडर रूट में देखिए 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वह दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखिए किसी भी चीज़ का अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर किया जाएगा तो इसका ये जो करड़ी रहता है वो खत्म हो जाता है और उत्तर बचेगा केवल 5। इसी तरीके से हम इसका पूरे का वर्ग करेंगे, ठीक है, इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी जो रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, केवल हमको 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग और धन 1 का वर्ग। अब हम क्या, अभी तक मैंने जो बताया था, तो क्या ये आपको कर्ण दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और धन
लंब का स्क्वायर यानी कि वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं, इतना बात समझ में आ गया। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, ये देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ कहाँ तक पहुँचे थे, तो हमको क्या मिला था कि हाँ हमको मिला था, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ा, 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर बराबर में √5 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है आपका कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। चलिए आइए अब संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। लाइन खींच लिया, अब कोई पॉइंट ओ लीजिए, ओ ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कितना यूनिट जाना है, पहले हम 2 यूनिट चलते हैं। अब 2 यूनिट का मतलब क्या है कि अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर जाना है, मीटर में ले रहे हैं तो 2 मीटर जाना है, मिलीमीटर में ले रहे हैं तो 2 मिलीमीटर जाना है। तो फिलहाल सेंटीमीटर में ही लिया जाता है, तो चलिए हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, उसी अनुपात में चलेगा। तो चलिए हम 2 यूनिट चलते हैं, पहले यहाँ चलिए 2 पे पहुँच गए क्योंकि हमको 2 पे जाना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितना चलना है, 1 यूनिट चलना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 यूनिट चला है, तो ठीक इसी तरह से हम क्या चलेंगे, 1 यूनिट चलेंगे। ठीक है, चलेंगे 1 यूनिट चलते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको और इसको मिला देता हूँ, इसको और इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। और हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा कर्ण कितना है, √5। ठीक है, अभी मिला नहीं है, ये √5, और ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे। अब देखिए हमको क्या लेना है, गोला प्रकार जिसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में कॉम्पास बोलते हैं। तो एक पॉइंट आपको यहाँ रखना है और दूसरा इस आर्क को लेना है। ये आपका 0 है, मान लो इसको आप B ले लो। ठीक है, तो 0 और B का आपको रेडियस लेके यानी कि त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाना है। ठीक है, चाप लगाना है, यानी पेंसिल का नोक कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। पेंसिल का नोक कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके यहाँ कटेगा। पेंसिल का नोक कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो ऐसे 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 करके यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी काटेगा आप A ले लो, या कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी ही आपकी क्या है, √5, यानी कि संख्या रेखा पर √5 कहाँ है, यहाँ है। √5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, √5 कहाँ है, यहाँ है। √5 यहाँ पे है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।